अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कैट बिगेस्ट सोर्स पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ मैं सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस का, उसका नाम है इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स के बारे में लिखा हुआ कि इसकी नेचर कैसी है। ये प्रोटीन की एक क्लास से बिलोंग करता है जिसका नाम है साइटोकाइंस। प्रोटीन की एक क्लास जिसका नाम साइटोकाइंस है उससे इंटरफेरोन्स बिलोंग करता है। आगे लिखा हुआ कि इंटरफेरोन्स का नाम इंटरफेरोन्स क्यों है, क्योंकि ये इंटरफेयर करता है विद द वायरल इन्फेक्शन। वायरल रिप्लिकेशन का मतलब यह है कि कोई ऐसा वायरस जो आपकी बॉडी में एंटर हो गया ये उसके साथ इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के साथ मुदाखलत करना। तो इसका मतलब यह है कि इंटरफेयर्स उन वायरल रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करता है यानी मुदाखलत करता है। और फिर क्या करता है, एक्टिवेट द मॉलिक्यूल्स विच प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड रेप्लिकेटिंग इट्स डीएनए और आरएनए। इसके बारे में ये बात लिखी है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो वायरस जो होता है वो आपकी बॉडी में मजीद रेप्लिकेट नहीं कर सकता। मतलब अपनी जो प्रोडक्शन होती है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को डबल नहीं कर सकता, यानी अपनी कॉपीज़ को डबल नहीं कर सकता, डीएनए और आरएनए को फर्दर मल्टीप्लाई या प्रोलिफरेट नहीं कर सकता। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वायरस जो होता है मजीद रेप्लिकेट नहीं कर सकता, मजीद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। आगे लिखा हुआ कि लिमिट सेल टू सेल स्प्रेड वायरस इन द बॉडी। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में सेल टू सेल यानी एक सेल से दूसरे सेल तक जो बीमारी स्प्रेड होती रहती है वो इंटरफेरोन्स उसको कंट्रोल करता है। मैंने इसके बारे में ऊपर एक चीज़ लिखी है, घर घर जाकर, यानी सेल टू सेल का मतलब है कि 1 to 1 सेल आपके पास जो होती है स्प्रेडेंस को ये रोकता है। तो घर घर जाकर ही इसका ये मतलब हुआ। आगे लिखा हुआ कि होस्ट सेल जो है वो मेड एंड रिलीज बाय इंटरफेरोन्स। इसके बारे में लिखा हुआ कि आपकी बॉडी यानी आप होस्ट होते हैं, आपकी जाहिर सी बात है वायरस आपके अंदर एंटर हुआ है तो आप ही उसके होस्ट हुए। तो होस्ट सेल जो होता है आपके पास उसको इंटरफेरोन्स को मेड भी करता है और उसको रिलीज भी करता है। अब रिलीज कैसे होता है, इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल पैथोजेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी बॉडी में पैथोजेंस यानी डिजीज काजिंग सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं या जमा होना शुरू हो जाते हैं तो होस्ट सेल जो होती है वो इंटरफेरोन्स को प्रोड्यूस भी करती है और उसको रिलीज भी करती है एट द स्पेसिफिक साइट। आगे लिखा हुआ कि एक्टिवेट द इम्यून सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में बात की जा रही है, एंड मैक्रोफेजेस विच डिस्ट्रॉय वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। तो ये कौन से अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देती है जो वायरस की रेप्लिकेशन को, उसके प्रोड्यूसिंग को रोक देते हैं। तो वो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नेचुरल किलर सेल्स ही हैं आपके पास, और मैक्रोफेजेस ही हैं जो आपकी इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या मार देते हैं। तो इंटरफेरोन्स के बारे में हमने कुछ चंद चीज़ें पढ़ी हैं कि ये आपके पास प्रोटीन की एक क्लास से बिलोंग करता है जिसका नाम साइटोकाइंस है। साइटोकाइंस का इसका इंटरफेरोन्स का नाम हमने इसलिए दिया है कि ये इंटरफेयर करता है, मुदाखलत करना इसका काम है। और ये मुदाखलत ऐसे करता है कि ये वायरस को मजीद प्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं होने देता, यानी आप इसके डीएनए और आरएनए को मजीद डुप्लीकेट, मजीद इसकी कॉपीज़ बनाने नहीं देता। घर घर जाकर जो है ये आपकी बीमारी को रोकता है, तो यानी सेल टू सेल स्प्रेडेंस को ये रोकता है। फिर लिखा हुआ कि इंटरफेरोन्स किस सिलसिले में रिलीज हुए हैं। इंटरफेरोन्स जो हैं होस्ट सेल्स आपके पास जो होते हैं इंटरफेरोन्स को उस वक्त रिलीज करते हैं जब आपकी बॉडी में सेवरल पैथोजेंस जो होते हैं वो जमा हो चुके होते हैं। आखिर में ये बात लिखी है कि ये एक्टिवेट करता है इम्यून सेल्स को, एक्टिवेशन इसका काम है। तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वायरस की प्रोड्यूसिंग और इसकी रेप्लिकेशन को रोकते हैं। तो वो दो मॉलिक्यूल्स जो वो नेचुरल किलर सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं आपके पास। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये बात लिखा है, ये भी सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस में ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इसका एक सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखा है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ये एक मेजर कंपोनेंट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस जो है वो एक स्पेसिफिक डिफेंस है। स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब ये था कि वो एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन को ही ट्रीट करता था। लेकिन आपके पास सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस जो होती हैं वो एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि इनकी वैरायटी में जितनी भी चीज़ें आती हैं इनको मारते चले जाते हैं। जितने भी पैथोजेन, जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं उनको मारते जाते हैं, कोई चीज़ इनके बारे में स्पेसिफिक नहीं है। तो इसलिए ये बात लिखी है कि मेजर कंपोनेंट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का। और कौन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। आगे लिखा हो कि एनी डैमेज टू द टिश्यू वेदर काज्ड बाय इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
इसने कहा है कि किसी भी तरह की चीज़, अभी नॉन स्पेसिफिक है ना, तो नॉन स्पेसिफिक के बारे में लिखा हुआ कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ, या आपको कहीं चोट आई है, या कहीं पे इवन स्क्रैच भी आया है, माइनर सा स्क्रैच आया है, या आखिर में आपके पास आपको किसी कीड़े वगैरह ने भी काट लिया है, यानी तमाम तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में आती हैं। तो इसकी वजह से अगर ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में, कोई भी एक चीज़ आपकी बॉडी में अकर हुई है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ कि इलिमिनेट द इनिशियल काज ऑफ द इंजरी, यानी शुरू में जब आपकी इंजरी, जो ही आपको चोट लगी है, या किसी कीड़े वगैरह ने अभी अभी आपको काट लिया है, कोई इंजरी है, कोई चोट है, कोई स्क्रैच है, और इवन कि किसी चीज़ से आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको अक्सर आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, या किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। तो इन सब का जिम्मेदार, इन सब के सिले में आपको कौन सी चीज़, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, बायो में जब हम वर्ड इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करते हैं तो हम इसका लिटरली मीनिंग क्या पढ़ते हैं कि सेटिंग ऑन द फायर। ठीक है, किसी चीज़ को आग पे रखना, तो उसके इन्फ्लेमेशन का एक लोकल मीनिंग ये है कि सेटिंग ऑन द फायर। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स हैं, ये लोकलाइज्ड भी हो सकती है और सिस्टमेटिक भी हो सकती है। लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि एक ही स्पेसिफिक एरिया में वो आपकी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, यानी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो आपकी बॉडी के किसी एक मुंसलिक और किसी एक मुख्तस हिस्से में जो है वो क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक, जिसे आप वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में जो अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है। सिस्टमैटिक जो होता है, जिसमें आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में जो होता है कोई चीज़ स्पेसिफिक ना हो, यानी किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो ट्रिगर हो सकता है, वो स्टिमुलेट हो सकता है। उसने लिखा है कि साइंस क्या है इन्फ्लेमेशन के। आपकी देखें, आप अगर आपको कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो आपने खुद भी कभी महसूस किया होगा कि एकदम से आपकी वो बॉडी पार्ट, जहाँ पे समझो अगर आपके हाथ में चोट लगी तो एकदम से उस बॉडी पार्ट में ना आपको हीटिंग सी फील होती है। वो ऐसा होता है कि आपकी वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, एकदम से खून की गर्दिश वहाँ पे तेज़ हो जाती है। तो आपने अगर कभी आपको चोट लगी हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि उस बॉडी पार्ट में एकदम से पहले आपको हीट प्रोवाइड होती है, एकदम से आपका पेन होता है, आपको रेडनेस फील होती है, स्वेलिंग, वो हिस्सा सूज जाता है, लॉस ऑफ द फंक्शन। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है, ये बात जो लॉस ऑफ फंक्शन लिखी है ये कुछ टाइम के लिए, कि कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको उस हिस्सा जो है वो नाकारा हो गया है, आपके उस बॉडी पार्ट ने काम करना छोड़ दिया है। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं, हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड द लॉस ऑफ द फंक्शन, कुछ आपके पास सिग्नल्स हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन के बारे में लिखा हुआ कि चेन ऑफ द इवेंट्स शोइंग द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। उन्होंने आपको एक मिसाल दे दी है कि कैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो स्टार्ट होता है एक टिश्यू के छोटे से इंजरी से। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो है उन्होंने ऐसे डिस्कस किया, ये पंजाब फेडरल की बुक में, सॉरी, उन्होंने कहा था कि एक बंदा है जिसके हाथ में छोटी सी क्या है, सुई से चोट लगी है, सुई से उसे स्क्रैच आ गया है। तो उसने लिखा कि यहाँ पे कैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। तो आप ऐसे बंदे को कंसिडर करें कि जिसके हाथ में किसी चीज़ की, किसी सुई की वजह से, किसी कील की वजह से जो है वो स्क्रैच हो गया है, तो अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे स्टार्ट होगा। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में ये लिखा हुआ कि जो ही आपको चोट लगी तो आपका टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो गया, यानी आपकी स्किन में, जो आपकी हाथ की स्किन है उसमें जो टिश्यू था वो इंजर्ड हो गया। ठीक है, उसके अंदर जो डैमेज सेल्स थे, यानी जो उस स्क्रैच के लगने से आपके सेल्स जो डैमेज हो गए हैं आपके हाथ में, उन्होंने एक केमिकल अलार्म सिग्नल को रिलीज़ किया, एक केमिकल को रिलीज़ किया जिसका नाम है हिस्टामीन। यानी उन्होंने मिसाल दी कि सच एज हिस्टामीन। ठीक है, हिस्टामीन ने क्या किया कि नेबरिंग ब्लड वेसल्स, जहाँ पे आपकी वो रगें, जहाँ पे खून बह रहा है, उनको मैसेज भेजता है कि तुम डायलेट हो जाओ। अब डायलेट होंगी तो जाहिर सी बात है, जब आपको जहाँ जिस हिस्से पे चोट लगी थी एकदम से वहाँ पे खून आ जाता है। आपने नोटिस किया कि जो ही आपको चोट लगती है खून बहना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से होता है कि उस केमिकल ने जो है वो क्या किया है, ब्लड वेसल्स को ये मैसेज भेज दिया कि अब आपने डायलेट हो जाना है। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होंगी लीकिंग स्टार्ट कर देंगी। ब्लड वेसल्स स्टार्ट लीकिंग का मतलब यह है कि खून आना शुरू हो गया आपके उस हिस्से पे जहाँ पे आपको चोट लगी थी। ब्लड सप्लाई टू द डैमेज्ड एरिया इंक्रीज, जाहिर सी बात है खून का बहाव जो होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है मजीद, यानी आपकी चोट पे से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। आगे लिखिए कि ब्लड प्लाज्मा पासिस आउट ऑफ द लीकी वेसल्स इनटू द इंटरस्टेशियल फ्लूइड ऑफ द इफेक्टेड टिश्यू। उसने कहा कि आपके ब्लड में जो प्लाज्मा मौजूद होता है वो इन जो लीक करने वाली वेसल्स हैं उनमें से गुजरता हुआ था आपके इफेक्टेड टिश्यू पे आ जाता है। यानी जाहिर सी बात है आपकी ब्लड वेसल्स पे वो जो चोट लगी थी तो ब्लड वेसल्स ने वहाँ से लीक करके आपकी इफेक्टेड एरिया पे खून भेज दिया है। ठीक है, तो एक छोटी सी मिसाल थी, आई थिंक सो उर्दू में आपको ज़्यादा आसानी से समझ आई होगी कि आपको एक पिन से जब आपके हिस्से पे, किसी हिस्से पे स्क्रैच आ गया है तो एकदम से क्या होता है कि एक केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और वो ब्लड वेसल्स आपकी रगों की बात की जा रही है कि वहाँ पर क्या होता है कि उनको
कहा जाता है कि आप डायलेट हो जाएँ और वो हिस्सा जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे आपने खून की सप्लाई करनी होती है इस केमिकल ने। तो ये एक छोटा-सा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, यानी एक छोटे से चोट लगने से कैसे आपका इम्यून सिस्टम का एक सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस का एक जो कंपोनेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको डिस्कस किया था। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में ओवरऑल कोई ख़ास चीज़ नहीं बताई गई थी, ये बताया गया था कि एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। तो माइनर से माइनर चोट या किसी कीड़े वगैरह का काटना या किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। ये सिस्टमेटिक भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। और इसके बारे में कुछ केमिकल साइंस बताए थे और फिर एक मिसाल दी गई थी कि एक पिन के लगने से कैसे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो ट्रिगर होता है, स्टार्ट होता है या प्रोड्यूस होता है, वट। फिर आपके साथ जो चीज़ डिस्कस की जा रही है उसमें लिखा है कि इन्फ्लेमेशन के फंक्शंस क्या हैं। तो ये आपके नेक्रोटिक सेल्स को जो है वो क्लियर आउट कर देता है। आपके जो बेसिकली डैमेज सेल्स होते हैं उनको कहा जा रहा है कि उनको नेक्रोटिक सेल्स को ये क्लियर आउट कर देता है। आगे लिखा हुआ है क्लियर आउट द टिश्यू डैमेज फ्रॉम द ओरिजिनल इंसेक्ट एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ओरिजिनल इंसेक्ट का मतलब यहाँ पे कि टू अटैक फिजिकली एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, यानी आपको जो अभी अभी चोट लगी है तो वहाँ से जो डैमेज टिश्यू होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है, आपको ये पिन की मिसाल ही समझ लें कि जहाँ पे आपको चोट लगी होती है तो वहाँ से ये एकदम से आपके डैमेज टिश्यू को रिमूव कर देता है। डैमेज टिश्यू को रिमूव करके टिश्यू की रिपेयर भी स्टार्ट कर देता है। और आखिर में लिखा हुआ कि हेल्प्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाता है। ठीक है, यानी आप कहते हैं ना आपकी फर्दर किसी बॉडी पार्ट में जो है वो इन्फेक्शन ना हो उस डिजीज़ की वजह से, सॉरी कह रही हूँ उस ज़ख़म की वजह से, मज़ीद किसी और हिस्से में इन्फेक्शन ना हो। इस वजह से इन्फ्लेमेशन की तमाम फंक्शन से कि पहले वो नेक्रोटिक सेल्स को रिमूव करता है। जिस हिस्से पे चोट लगी है वहाँ से जो टिश्यू डैमेज हो गया, आपकी स्किन का, आपके हाथ का जो टिश्यू डैमेज हो गया है उसको वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जब टिश्यू के डैमेज पार्ट्स को रिमूव कर देता है तो टिश्यू की रिपेयर भी स्टार्ट कर देता है, यानी उस टिश्यू को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। आपकी स्किन ठीक होना शुरू हो जाती है कुछ दिनों में। तो वहाँ पर ये फंक्शन भी है इसका। फिर लिखा हुआ कि ये इन्फेक्शन को मज़ीद किसी और बॉडी पार्ट में स्प्रेड नहीं होने देता। सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस का ये लास्ट कंपोनेंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ कि 30 से ज़्यादा इसके पास प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये ब्लड में पाए जाते हैं, लेकिन ये सिंथेसाइज्ड जो होते हैं वो लीवर में, यानी लीवर में बनते जो हैं लीवर में हैं, पाए जाते हैं ब्लड में, और ये सर्कुलेट कैसे करते हैं, इनएक्टिव स्टेट में। तो हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में 3 चीज़ें पढ़ ली हैं कि 30 से ज़्यादा प्रोटीन्स है इसके पास। फिर लिखा हुआ कि ये ब्लड में पाए जाते हैं लेकिन ये सिंथेसाइज यानी बनते कहाँ पे, लीवर में बनते हैं। और आखिर में लिखा हुआ कि इनएक्टिव स्टेट में ये सर्कुलेट करते हैं यानी घूमते फिरते हैं। जब ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया, यानी कोई भी आपके पास जो फॉरेन पार्टिकल जब आपकी बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, और एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो ये अनदर प्रोटीन को भी एक्टिवेट करता है और करते करते पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यानी पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट कब हुआ था, जब आपकी बॉडी में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई डिजीज़, कोई इन्फेक्शन एंटर हुआ था। और जब ये एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है उससे फर्दर दूसरा एक्टिवेट होता है और करते करते ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके पास एक्टिवेट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के रिजल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला रिजल्ट यह है कि स्टिमुलेशन ऑफ द फेगोसाइट्स टू क्लियर आउट द फेरॉन एंड डैमेज्ड पार्टिकल। कहने का मतलब यह है कि फेगोसाइटोसिस की जो आपके पास एक्टिविटी होती है, सेल को खाने का प्रोसेस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसके ज़रिए से फॉरेन और डैमेज्ड पार्टिकल को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। आगे लिखा हुआ कि इन्फ्लेमेशन, डेवलपमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन टू अट्रैक्ट द एडिशन ऑफ फेगोसाइट्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ द सेल किलिंग मेम्ब्रेन अटैक द कॉम्प्लेक्सेस। उसने कहा कि पहला रिजल्ट तो हमारे पास ये था कि फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेट होने का दूसरा रिजल्ट ये निकला कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और किलिंग सेल्स का प्रोसेस भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यानी 3 तरह के प्रोसेस स्टार्ट हुए। फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी स्टार्ट हुई, नंबर 2 पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और नंबर 3 पे आपके पास जो है किलिंग सेल्स का फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। 3 तरह के प्रोसेसेस आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन ये बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्टर है इम्यून सिस्टम का और ये इन दैट इन्हांसेस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फैगोसाइटिक सेल्स। एंटीबॉडीज़ की एबिलिटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, और फैगोसाइटिक सेल्स की भी। ठीक है, आगे लिखा कि फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स को क्लियर करते हैं और डैमेज टिश्यू को भी बॉडी से प्रोमोट्स करता है इन्फ्लेमेशन को। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टेप नंबर 2 में आपने ऊपर डिस्कस किया कि डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इसका फंक्शन भी है कि ये इन्फ्लेमेशन को प्रोमोट करता है एंड अटैक्स द पैथोजेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पिछले कई फंक्शंस के साथ हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं। ये पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ओवरऑल एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस। इसके साथ ही आज हम अपनी सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।